बंगाल की कहानी ये सिर्फ एक राज्य की गिरने की कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह से एक चेतावनी भी है। कभी सोचा है कि एक इलाका जो कभी पूरे भारत का आर्थिक और बौद्धिक दिल हुआ करता था, वो आखिर दशकों की राजनीति और विचारधारा की लड़ाई में अपनी चमक कैसे खो बैठा? चलिए आज इस पूरे सफर को जरा करीब से समझते हैं। अच्छा, तो हम बंगाल के इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे उसके सुनहरे अतीत से, जब वो पूरब का नगीना था। फिर देखेंगे कि आज़ादी के बाद पहली दरारें कैसे पड़ीं। इसके बाद हम उस राजनीतिक हथियार की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, यानी घेराव। और फिर देखेंगे वो 34 साल लंबा लाल शासन। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दशकों पुरानी ये राजनीतिक विरासत आज भी बंगाल के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है। बंगाल के पतन का पैमाना समझने के लिए बस इन 2 आंकड़ों को देख लीजिए। ये सच में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, जब भारत आजाद हुआ तो देश के कुल इंडस्ट्रियल आउटपुट का 27%, मतलब 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा अकेले बंगाल से आता था। और आज ये आंकड़ा सिमटकर महज 3% से भी कम रह गया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब बंगाल को सच में पूरब का नगीना कहा जाता था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये एक हकीकत थी। आज यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कुछ सदियां पहले बंगाल पूरे उपमहाद्वीप का आर्थिक इंजन था। इतना अमीर, इतना समृद्ध कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की कुल जीडीपी का लगभग 40% हिस्सा यहीं से आता था। इसी दौलत और समृद्धि ने डच, फ्रांसीसी और फिर ब्रिटिश व्यापारियों को अपनी ओर खींचा और इसे दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक बना दिया। लेकिन देखिए, बंगाल का दबदबा सिर्फ पैसे तक ही नहीं था। ये तो भारत का निर्विवाद रूप से सांस्कृतिक, बौद्धिक और राजनीतिक केंद्र था। कोलकाता वो जगह थी जहां से अंग्रेज पूरे पूर्वी गोलार्ध पर शासन करते थे। और यही वो धरती थी जहां राजा राम मोहन रॉय से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर और जगदीश चंद्र बोस जैसे दिग्गजों ने आधुनिक भारत की नींव रखी। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1947 में आज़ादी के बाद हालात बिगड़ने कैसे शुरू हुए। आज़ादी के बाद बंगाल की आर्थिक बुनियाद पर एक साथ 3 तरफ से चोट पड़ी। पहला, 1947 के बंटवारे ने जूट इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी। मिलें तो बंगाल में रह गईं, लेकिन जूट के सारे खेत पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में चले गए। दूसरा बड़ा झटका था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसने कोयला और लोहे जैसे खनिजों पर बंगाल के कुदरती फायदे को ही खत्म कर दिया। और तीसरा, रेलवे बजट में कटौती ने बंगाल के विशाल इंजीनियरिंग उद्योग को लगभग पंगु बना दिया, जो पूरी तरह से रेलवे पर ही निर्भर था। इस आर्थिक उथल-पुथल ने एक ऐसे कट्टरपंथी राजनीतिक बदलाव की जमीन तैयार की जिसने बंगाल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल 1967 का चुनाव एक ऐतिहासिक मोड़ था। बंगाल में पहली बार एक ऐसी सरकार बनी जिसमें वामपंथी विचारधारा की बड़ी हिस्सेदारी थी। और इस सरकार ने शासन चलाने के लिए एक ऐसा नया तरीका पेश किया जो किताबों में नहीं बल्कि सड़कों पर इजाद हुआ था। तो ये घेराव था क्या? देखिए, ये किसी आम हड़ताल से बहुत अलग और बहुत ज्यादा आक्रामक था। इसमें सिर्फ काम बंद नहीं किया जाता था, बल्कि फैक्ट्री के मैनेजरों और मालिकों को शारीरिक रूप से बंधक बना लिया जाता था, घंटों तक, कभी-कभी दिनों तक। इसने डर और अराजकता का एक ऐसा माहौल बना दिया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। और इसका नतीजा एक विनाशकारी चक्र की तरह था। घेराव की वजह से फैक्ट्रियों में उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया। इसके जवाब में मालिकों ने अनिश्चित काल के लिए तालाबंदी करनी शुरू कर दी। और आखिर में जब उद्योगपतियों को लगा कि अब उनकी जान और माल दोनों खतरे में हैं, तो उन्होंने बंगाल से अपना कारोबार समेटना ही बेहतर समझा। और इस टकराव का नतीजा इन आंकड़ों में साफ साफ दिखता है। आप देखिए, सिर्फ 5 सालों के अंदर तालाबंदी झेलने वाली फैक्ट्रियों की संख्या 2 गुने से भी ज्यादा हो गई। ये आंकड़े उस वक्त के जहरीले औद्योगिक माहौल की कहानी कहते हैं। और इस दौर का सबसे विनाशकारी नतीजा क्या हुआ? बंगाल की औद्योगिक हिस्सेदारी, जो कुछ ही साल पहले 27% थी, वो सचमुच आधी होकर सिर्फ 13.5% रह गई। इस अस्थिरता के दौर के बाद जो हुआ, वो भारतीय राजनीति में अभूतपूर्व था। 1977 में कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई-एम का 34 साल लंबा शासन शुरू हुआ। ये एक बहुत मशहूर कहावत है जो कम्युनिस्ट विचारधारा को काफी हद तक समझाती है।
इसकी शुरुआती अपील न्याय और बराबरी की होती है, जो युवाओं को बहुत आकर्षित करती है। लेकिन जब इसे जमीन पर उतारा जाता है तो इसके व्यवहारिक नतीजे अक्सर विनाशकारी साबित होते हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि सीपीआईएम को एक क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिली और वो था भूमि सुधार। ऑपरेशन बरगा के जरिए उन्होंने भूमिहीनों को जमीन का हक दिया और एक मजबूत ग्रामीण वोट बैंक बनाया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि उनकी उद्योग विरोधी नीतियों ने बंगाल को निवेश के लिए एक नो गो जोन बना दिया, जिसने राज्य की आर्थिक कमर ही तोड़कर रख दी। वामपंथी शासन की एक और अनोखी और बहुत महत्वपूर्ण बात थी ये अवधारणा कि पार्टी ही सरकार है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जहां सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच का फर्क ही मिट गया। एक स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता की ताकत एक पुलिस अधिकारी से भी ज्यादा होती थी, क्योंकि सबको पता था कि असली पावर तो पार्टी के हाथ में है, प्रशासन के नहीं। और जब पार्टी ही सरकार बन जाए तो इसके जहरीले नतीजे सामने आते ही हैं। कटमनी और सिंडिकेट राज्य से शब्द आम हो गए, जहां पार्टी के लोग हर सरकारी काम और कंस्ट्रक्शन में अपना हिस्सा वसूलते थे। राजनीतिक हिंसा भी बढ़ी और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जब 1991 में पूरा भारत आर्थिक उदारीकरण की नई लहर पर सवार हो रहा था, बंगाल तब भी भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा में फंसा रह गया। 37 साल के लंबे शासन का अंत तो हो गया, लेकिन उसने जो राजनीतिक संस्कृति बनाई थी, उस संस्कृति का अंत नहीं हुआ। वामपंथ का पतन ममता बनर्जी के उदय के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने वामपंथियों से उन्हीं की भाषा में लड़ाई लड़ी, और जब सीपीआईएम ने सिंगूर और नंदीग्राम में उद्योग लाने की अपनी आखिरी कोशिश की, तो ममता बनर्जी ने उन आंदोलनों का फायदा उठाते हुए 34 साल पुराने इस किले को आखिरकार ढा दिया। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाता है। बंगाल में सरकारें तो बदल गईं, लेकिन वो जो संघर्ष और टकराव की राजनीतिक संस्कृति है, वो आज भी गहरी जड़ों के साथ मौजूद है। तो सवाल ये है कि क्या बंगाल कभी इस संस्कृति से उभरकर अपनी वो खोई हुई शान, अपनी आर्थिक विरासत दोबारा हासिल कर पाएगा?